ओवैसी का चैलेंज, योगी मोहन का रिवेंज। जी हां, कहानी यही है। वो जिस शख्स का 20 करोड़ का महल टूटा था, क्या नाम है उसका? हाजी शहजाद अली। तो मध्य प्रदेश के उसी पत्थरबाज हाजी के नाम पर भाईजान ने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को चैलेंज कर दिया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी टारगेट किया। 21 अगस्त को हाजी के महल पर बुलडोजर चला था। उस घटना के 75 घंटे के बाद पहली बार ओवैसी ने अपनी जुबान खोली और पिछले 24 घंटे से इस मुद्दे को पूरे देश में यह कहकर फैलाया जा रहा है कि योगी और मोहन के राज में मुसलमान खतरे में है। घर को डिमोलिश कर दिया जाता है, किस बुनियाद पर? अगर आप निर्माण बनाते हो और परमिशन नहीं लेते हो और अगर आप अपने विविध प्रकार के ऐसे एक आतंक के पर्याय बनते हो तो प्रशासन को अपना काम करने की छूट भी है, वो उनको जो करना करेंगे। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और बस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। पत्थरबाजों के खिलाफ जिस बुलडोजर मॉडल को योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया, उसी मॉडल से मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में हाजी शहजाद अली का महल ध्वस्त कर दिया। वैसे तो ये घटना 21 अगस्त की है और अब तक खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन भाईजान नहीं चाहते कि ये चैप्टर इतनी जल्दी बंद हो जाए। ओवैसी बुलडोजर चलाने वाली सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं और चैलेंज भी, तो उन्हें जवाब भी वैसा ही मिल रहा है। और बीजेपी की सरकार को, बीजेपी के लोगों को बताना चाह रहा हूं मध्य प्रदेश के कि आज इख्तिदार और सत्ता आपके पास है, कल आपके पास नहीं रहेगी। तो क्या जो सरकार आएगी, जनता उनको हटाएगी, तो क्या वो सरकार आपके जिम्मेदारों को उनके घरों को तोड़ दें बुलडोजर के जरिए, आपके चेहरों को काला कर आपको रोड पर परेड करवाएं? कानून तोड़ोगे तो सरकार कानून तोड़ने वाले से व्यवस्थाओं के आधार पर उन पे कार्रवाई भी कर रही, संविधान के अंतर्गत। वैसे भाईजान का ये बयान छतरपुर में हाजी के 20 करोड़ी मकान पर बुलडोजर चलने के 75 घंटे बाद आया। इतनी देरी की वजह ये थी कि ओवैसी कांग्रेस के जवाब का इंतजार कर रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि हाजी अली कांग्रेस का नेता है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस के नेता हाजी अली को लेकर इतने एक्टिव नहीं हैं, तो मोर्चा खोल दिया। 20,000 स्क्वायर फुट पर बना हुआ ये घर जिसका परमिशन है उनके पास, वो कह रहे हैं उसको डिमोलिश कर दिया गया। क्या उन्होंने नोटिस दिया? नहीं दिया। और फौरन बुलडोजर के जरिए उनके घर को तोड़ दिया गया, ज़मींदोज़ कर दिया गया। और उसके बाद वहाँ पर मध्य प्रदेश की छतरपुर की पुलिस चंद एलिज लोगों, एक्यूज को गिरफ्तार करके उनकी बेइज्जती करती है, रोड पर उनको चलाती है और उनके ज़बान से नारे लगवाती है। भाईजान को इस घटना में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कई अहम मुद्दे मिल गए हैं। एक तो बुलडोजर बीजेपी सरकार ने चलाया, दूसरा जिस पर बुलडोजर चला वो मुसलमान है, तीसरा कांग्रेस और उसके सहयोगी संगठनों ने इस मामले पर उस तरह से विरोध नहीं किया जिससे विरोध जैसा कोई माहौल बने, चौथा भाईजान को लगा कि वो देश के मुसलमानों के बीच अपने इस एजेंडे को आगे बढ़ा सकते हैं कि बीजेपी की सरकारें सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रही हैं, और पांचवा मुद्दा ओवैसी हाजी ब्रांड के जरिए मुसलमानों को मैसेज दे सकते हैं कि वही हैं जो मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के लिए आवाज उठाते हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के नेता चुप्पी साध लेते हैं। नरेंद्र मोदी बहैसियत वजीर आजम, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में संविधान को चूमते हैं और चूमने का ड्रामा करते हैं, और वहाँ पर बीजेपी की सरकार संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है। किसी के घर को डिमोलिश कर दिया जाता है, किस बुनियाद पर? चाहे उनके घर को तोड़ दिया जाता है, कभी एनकाउंटर के नाम पर गोलियां मार दी जाती हैं। ये आखिर कब तक चलेगा? और मुझे यकीन है कि कोर्ट के पास ये मसला ज़रूर जाएगा, वहाँ के जिम्मेदारों ने बताया है, और कोर्ट से इंसाफ होगा। जो सरकार डिमोलिशन के ज़रिए सत्ता चलाती है, वो याद रखें, आप किसी गरीब का घर तोड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह वक्त आएगा जब इसी अवाम अपने वोट के ज़रिए आपकी हुकूमतों का डिमोलिशन करेगी। जिस दिन छतरपुर में हाजी का महल टूट रहा था, उसी दिन अयोध्या में गैंगरेप आरोपी मोईद खान के कॉम्प्लेक्स पर बाबा का बुलडोजर चल रहा था। भाईजान बाबा का बुलडोजर शो तो सालों से देखते आ रहे हैं, लेकिन एमपी में मोहन यादव का ऐसा बुलडोजर शो देखकर उन्होंने मुस्लिम मोहल्लों में फिर से माहौल बनाना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और आइए देशहित में अब आपको दिखाते हैं ममता राज में एक और हैरान कर देने वाली खबर। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार के काला पानी राजमोहन हाई स्कूल में छात्रों को दिए जाने वाले प्रश्न पत्रों पर धर्म विशेष का वाटरमार्क लगा है। कूच बिहार में सरकारी शिक्षा क्षेत्र में धार्मिक घुसपैठ की शिकायत मिली थी, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही इस मामले में अब सियासी उबाल भी आ सकता है। आपको बता दें कि प्रश्न पत्र पर धर्म विशेष का वाटरमार्क लगा हुआ है। प्रश्न पत्र में ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा वाटरमार्क है। यह प्रश्न पत्र 9वीं और 10वीं क्लास को बांटे गए थे। आपको बता दें कि जीव विज्ञान और भौतिकी के प्रश्न पत्रों में वाटरमार्क लगा हुआ है। अब सवाल है कि ममता राज में आखिर स्कूलों के प्रश्न पत्रों में धार्मिक शब्द क्यों लिखे जा रहे हैं? इसकी जांच जरूरी है। परीक्षा 12 अगस्त से शुरू हुई थी। तो बंगाल के सरकारी स्कूलों में इस्लाम चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश के एक सरकारी स्कूल में टोपी लगाने और तिलक मिटाने का काम चल रहा है। और नहीं तो क्या, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक मुस्लिम महिला टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। आरोप है कि वो महिला टीचर हिंदू छात्रों से कहती थी कि तिलक लगाकर स्कूल में मत आना। यह तो खबर है। इससे जुड़ी गवाही के लिए आपको यह रिपोर्ट देखनी चाहिए। उच्च प्राथमिक विद्यालय भानेड़ा उत्तर प्रदेश के बिजनौर का ये वही स्कूल है जो इन दिनों मुस्लिम टोपी और हिंदू तिलक के झमेले से चर्चा में है। क्लासरूम में मौलाना पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। इन बच्चों में टोपी वाले भी हैं और तिलक वाले भी। फिर दिक्कत क्या है और कहाँ है? आपको किस टीचर ने तिलक लगाने को मना किया था? सर आयशा मैम ने। क्या कहा था? किया था ये आयशा मैम उषा मैम का नाम लेकर फायदा उठा रही थी। उषा मैम का उषा मैम ने टिक्के को मना करा है, तुम टिक्का मत लगाता हो। और जब हमने नुकिया था मुसलमान बच्चे टोपी ओढ़ के क्यों आ रहे हैं, इन्होंने नुकिया था आयशा मैम ने टोपी तुम्हें कुछ दुख दे रही है। तो दिक्कत यह है कि बच्चे की इस बात को मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। 6ठी क्लास में पढ़ने वाले हिंदू छात्र का दावा है। इस मैम ने, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, यही आयशा मैम है और मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। इन्होंने ही तिलक लगाकर क्लासरूम में आने वाले बच्चों से कहा है कि तिलक लगाकर मत आओ। उनमें से एक बच्चे ने पूछा कि तिलक नहीं चलेगी और मुस्लिम टोपी चलेगी, तो आयशा मैम ने जवाब दिया, मुस्लिम टोपी से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बच्चों ने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई। पेरेंट्स ने स्कूल में शिकायत की। तिलक को तो बिल्कुल मना करती है, समझे। अगर हम कहते हैं भाई तिलक तो हमारे लगता है तो और मारती है। बच्चों को मारते हैं। अच्छा, ये कब से चल रहा है? ये प्रक्रिया कब से चल रही है? ये कई दिन से चल रही है। और अब देशहित में एक अहम सवाल, क्या हापुड़ उत्तर प्रदेश में है या फिर बांग्लादेश में? यह सवाल हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हापुड़ में एक मंदिर के भीतर जमकर तोड़फोड़ की गई। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तहस नहस कर दिया गया। साथ ही आरोपी मंदिर की बजाय मस्जिद बनाने की मांग करने लगा, जिसके बाद वहां जमकर बवाल हुआ है। देखिए एक खास रिपोर्ट। तौर पे एक लोहे का सरिया था जिससे मूर्ति टूटी हुई है हमारे मंदिरों की। यहाँ शिव मंदिर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी गई। आरोपी की करीब 10 से 12 मूर्तियां खंडित की गईं। आरोपी ने जिस तरह से यहां मंदिर में तोड़फोड़ मचाई, उससे पूरा इलाका सहमा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। सवाल है, मूर्ति तोड़ने वाले का असली मकसद क्या है? क्या धार्मिक उन्माद की कोई साजिश है? मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की मांग क्यों की गई है? हापुड़ का सिंभावली क्षेत्र, यहाँ रहने वाले लोगों ने आरोपी की पहचान कर ली है। ये लोग बेहद गुस्से में भी हैं क्योंकि यहाँ इनकी आस्था को चोट पहुंची है। तौर पे एक लोहे का सरिया था जिससे मूर्ति टूटी गई है हमारे मंदिरों की। वो तो अगर हम मौके पे नहीं पकड़ते तो जितनी भी और मंदिर है हमारे गांव में दूसरा उसको भी पकड़ा गया। जब उसे हमने पकड़ा वो गलत लैंग्वेज यूज कर रहा। दरअसल स्थानीय महिलाएं अकबरपुर बुकलाना में इस शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंची थी।
लेकिन इसी दौरान आरोपों के मुताबिक आरोपी ने अकबरपुर में मंदिर की जगह पर मस्जिद बनाने की मांग कर डाली। स्थानीय लोगों ने फिलहाल आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया है। एक बाहर का आदमी यहाँ रात भर में सगले मंदिर तोड़े। पूछताछ करी उससे, कहाँ का रहने वाला? पूछताछ में सब बता रहा, फिर पुलिस को दे दिया। इससे पहले कि यहाँ कोई माहौल खराब हो, पुलिस ने जांच तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए देश हित में बढ़ते हैं आगे। क्या किसी का नाम असलम होगा तो उसके साथ गुलामों जैसा सलूक होगा? क्या खाना कुछ देर से आएगा तो जमकर मारपीट की जाएगी? कमरे में बंद करके घंटों पीटा जाएगा? यही नहीं, क्या इतना अपमान किया जाएगा कि उसे अपनी जान छुड़ाने के भी लाले पड़ जाएं? सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश का जायका बदल रहा है? ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में हुआ है, लेकिन अब यूपी की पुलिस आरोपी का हाजमा ठीक करने में लगी हुई है। साथ ही शहर की आबो हवा बदलने के लिए प्रशासन भी जुटा हुआ है। क्या नाम मोहम्मद असलम होगा तो पीट दोगे? क्या डिलीवरी बॉय है तो गुलामों जैसा सलूक करोगे? क्योंकि एक डिलीवरी बॉय को खाना लाने में देर हो जाती है, जिसके साथ मारपीट की जाती है। मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है, जहां जोमेटो डिलीवरी बॉय के साथ जमकर मारपीट की गई। पीड़ित लड़के के मुताबिक जब वो खाने का सामान लेकर घर पहुंचा तो आरोपियों ने उसको रूम में बंद कर दिया, उसे बंधक बना लिया, उसका नाम पूछकर बहुत देर तक मारा पीटा। यही नहीं, आरोपियों ने उसे कई जगह सिगरेट से दागा और उसके मुंह पर शराब तक उछाल दी। इस दौरान आरोपियों ने उससे उठक बैठक भी लगवाई। दबंगई ऐसी कि एक सादे कागज पर देरी से फूड डिलीवरी करने और पैसे अधिक लेने के संबंध में माफीनामा लिखवाया। तो मल्टी ऑर्डर लगा था, मैंने दोनों ऑर्डर पिकअप करके मैं घर के पास पहुंचा। वहाँ पे उनके तो कॉल किया, वो आए ऊपर बालकनी से, बोला मैं खाना खा रहा हूँ और ऐसा करिए आप ऊपर आके ऑर्डर दे दीजिए। मैं ऊपर ऑर्डर गया तो बस सीधा मेरे से बात करने लगे कि तेरा नाम क्या है। मतलब पहले मुझे मारा, फिर उसके बाद नाम हम पूछा तेरा नाम क्या। मुसलमान होने के नाते वो मुझे मतलब और उग्र होने लगे। उसके बाद घर के अंदर बिठाया और शराब का जो बॉटल मतलब गिलास था वो मेरे ऊपर फेंका। बोला आग लगा दो इसको, पानी में गर्म पानी में डाल दो, गोली से मार दो। मतलब सारे लोग बारी बारी से लगातार सवाल करते रहे। बस योगी राज में सिर्फ इंसाफ होता है, इस बात को अब यूपी की पुलिस सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है। पीड़ित ने जैसे तैसे वहां से जान बचाकर पुलिस थाने की ओर दौड़ लगाई। पुलिस ने एक्शन लेते हुए 4 आरोपियों में से एक आरोपी को दबोच लिया है, जबकि बाकियों को पकड़ने के लिए पुलिस तलाश कर रही है। खाना डिलीवर करने में कुछ वाद विवाद हुआ, जिससे वहाँ मौजूद 4 लोगों ने डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट की और ये डिलीवरी देने वाले युवक के लिखित तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और एक मुख्य अभियुक्त को अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी अभियुक्तों की अरेस्ट के प्रयास किए जा रहे हैं और व्यवस्थात्मक कार्रवाई की जा रही है। ये वारदात रक्षाबंधन की रात की है। क्या कहना है कि उसका नाम असलम जानने के बाद ही आरोपियों ने उसको बंधक बना लिया। खाना देरी होने के बहाना बनाकर 1.5 घंटे तक उसके साथ पताना की, उसके ऊपर शराब फेंकी, हंसी बसी गालियां दी, जाति सूचक भी गालियां उसको बकी गई। हालांकि बाद में तो आरोपी असलम वहां से छूटकर घूमते हुए थाने जाता है। खाने का सामान सही समय पर न मिलने पर जो हुआ वो अपराध है। दूसरी ओर अब लखनऊ में खाने के शौकीन लोगों का जायका बदल सकता है, क्योंकि प्रशासन ने भट्टी पर बनने वाले तरह तरह के कबाब भट्टी के जगह गैस पर बनाने का आदेश दिया है। जिला प्रशासन ने पर्यावरण को देखते हुए यह आदेश दिया है। कोयले पे जो टेस्ट था वो ज़्यादा अच्छा होता था। हालांकि बनाने वाले के हाथ में डिपेंड करता है कि वो कैसा बनाता है, लेकिन अब गैस पर ये सारे आइटम्स जो हैं वो बनेंगे। सिर्फ यही नहीं, जितने भी लखनऊ के रेस्टोरेंट हैं वहाँ पर अब भट्टी का यूज नहीं किया जाएगा। जिसके बाद अब दुकानदार इस पर प्रशासन से विचार करने की गुहार लगा रहे हैं। कि बर्नल जो अभी है वो इतने अच्छे नहीं है जो गवर्नमेंट ये दे रही है बर्नल। इंशाल्लाह बैठ के कमिश्नर साहब से बात करेंगे, मीटिंग करेंगे तो सलाह करेंगे उनसे, हो जाएगा सही इंशाल्लाह। दूसरी ओर खाने के शौकीनों की मिलीजुली राय है। गैस पे और भट्टी में कुछ अंतर है टेस्ट में? टेस्ट वही रहता है, पकने पे है, पकाने वाले पे है, बस जितना अच्छा बना पाए। थोड़ा बहुत असर हल्का फुल्का होगा, बस हल्का फुल्का पड़ेगा।
कोयले पे टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता था। देखिए, मैं तो लखनऊ में शुरू से ही रह रहा हूँ और मुझे वो टेस्ट भी पता है जो पहले रहता था, जो भट्टी पे रहता था, और आज का जो टेस्ट है जो गैस पे है, तो मुझे कोई फर्क नजर नहीं आया। देखना यह है कि खाने के शौकीन और खाना खिलाने के शौकीनों के लिए यूपी में क्या नया फरमान आता है। लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जिहाद के खेल में अब नाबालिग का रोल भी जोड़ दिया गया है। यानी जिहाद वही है, बस तरीका नया है। जिहाद के इस नए फॉर्मेट में बच्चों के इस्तेमाल का आरोप लगा है। उदयपुर में हुए एक हत्याकांड की घटना ने जिहाद के इस नए टर्म पर बड़ी बहस छेड़ दी है। उदयपुर में एक नाबालिग की हत्या ने एक नए टर्म को जन्म दिया है। नाबालिग जिहाद। क्या ये नाबालिग जिहाद का एक चरण है? जिहाद की इस नई टर्मिनोलॉजी में नाबालिग की एंट्री इसलिए क्योंकि उदयपुर में जिस नाबालिग देवराज की हत्या हुई, उसकी हत्या करने वाला मुस्लिम समुदाय का एक नाबालिग ही था, जिसे राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके घर बुलडोजर भी चलवा दिया। प्रशासन से लेकर सरकार सभी ने कड़ा एक्शन लेने की बात कही। इसी बीच मृतक नाबालिग देवराज के घर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने इस घटना के लिए जिहादियों को जिम्मेदार ठहराया और इस पूरे मामले को एक नया नाम दे दिया, नाबालिग जिहाद। ऐसी 4 से ज्यादा घटनाएं इस क्षेत्र में हुई हैं, जिसमें अपराध करने वाले की आयु नाबालिग बताई गई है। क्या इसके पीछे कुछ सोच है? क्या योजना है? क्या ये नाबालिग जिहाद का एक चरण है? आलोक कुमार के समर्थन में बीजेपी विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य भी उतर आए। उन्होंने भी मुस्लिम बच्चों को जिहादी ट्रेनिंग दिए जाने का गंभीर आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस की नजर में उदयपुर की घटना मामूली घटना है। बालकों को ट्रेनिंग दी जाती थी और कई बार ऐसे संगठन पकड़े गए जहां पर बालकों को इस प्रकार के जिहाद से जोड़ा गया, उनकी यानी परवरिश में कहीं ना कहीं जिहाद और आतंक डाल दिया गया। इत्तेफाक से वो मुस्लिम छात्र था, बच्चा था, और उसके वजह से ही इन्होंने मुद्दा बना रखा कि इस गली मोहल्ले में झगड़ा नहीं हो रहा है, चाकूबाजी नहीं हो रही है, तो ये हिंदू और मुसलमान के अलावा इनके पास कुछ है नहीं। नाबालिग जिहाद पर मुस्लिम संगठनों ने भी तलवारें निकाली हैं। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को हिंदू संगठनों पर डाल दिया। नाबालिगों को आगे करके आजकल नाबालिग को आगे करके काम करते हैं जी। जिहाद महंत राजूदास, नाबालिगों को आगे कर देंगे, नाबालिग से कुछ होगा नहीं। कोई जिहाद नहीं है, नाबालिग जिहाद नहीं, ये विश्व हिंदू परिषद का गड़ा हुआ एक षड्यंत्र है। मैं तो कहता हूँ विश्व हिंदू परिषद पर कार्रवाई करनी चाहिए, इनको पूछना चाहिए, पुलिस इनसे पूछे कि तुम्हारे पास क्या रिकॉर्ड है, पुलिस कार्रवाई करे। मैं तो कहता हूँ विश्व हिंदू परिषद आतंकवादी संगठन है। इन सब के बीच सवाल यही है कि इस घटना में नाबालिग जिहाद की बात आखिर आई कहां से। इसे समझने के लिए कुछ पॉइंट्स को समझना होगा। बीते कुछ सालों से देश में अपराध में नाबालिगों की हिस्सेदारी बढ़ी है। नाबालिगों को मिलने वाली कम सजा को इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। जघन्य अपराध के मामलों में नाबालिगों के लिए भी कड़ी सजा के प्रावधान किए जाने की मांग हो रही है। और इसको समझने के लिए एनसीआरबी के साथ 2022 के आंकड़ों पर नजर डालिए, जिनमें नाबालिग आरोपी हैं। मर्डर 917 केस, हत्या की कोशिश 1292 केस, रेप 1130 केस और रेप की कोशिश 29 केस। ऐसे में सवाल भी उठना लाजमी है कि क्या नाबालिगों को मिलने वाली कम सजा के चलते ही उन्हें हथियार बनाया जा रहा है? क्या कुछ लोग सच में नाबालिगों के मन में जहर भरने का काम कर रहे हैं? और क्या ये किसी जिहादी एंगल की तरफ इशारा करता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देश हित में अब बात करते हैं मिस इंडिया और राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने मिस इंडिया में SC/ST की भागीदारी का मुद्दा उठाया। सवाल पर अब सियासी बवाल तो होना ही था, तो लगे हाथ अब बीजेपी ने भी मिस इंडिया पर उतनी ही जोरदार तरीके से जवाब भी दिया है। दरअसल मुद्दा आरक्षण और जाति के सियासी मुद्दे से जुड़ा है।
लेकिन सियासत में जंग अलग अलग जुबानी हथियारों से हो रही है और इस बार मिस इंडिया पर महासंग्राम छिड़ गया है। 5-10 साल में सब खत्म हो गया। मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा। जाति जनगणना की मांग उठाते उठाते अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे सियासी भूचाल आ गया है। राहुल गांधी थे तो प्रयागराज में संविधान सम्मान सम्मेलन में, लेकिन उन्होंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट और मिस इंडिया के आड़ में जात पात की राजनीति पर नया संग्राम छेड़ दिया है। राहुल गांधी के मुताबिक उन्होंने किसी भी मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट में किसी दलित, ओबीसी और आदिवासी महिला का नाम शामिल होते नहीं देखा। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी। ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। राहुल गांधी के इस बयान को बीजेपी ने तुरंत लपका और बयानों के तीरों से तीखे हमला बोलना शुरू कर दिया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के उम्मीदवार सरकार नहीं चुनती। राहुल गांधी अब धर्म तो बता ही नहीं रहे हैं, इनका किस कास्ट में आएगा, अपना भी बताना चाहिए ना। ये घड़ियाली आंसू वो बहाते हैं, वो जनता को भ्रमित करने के लिए एक स्लोगन देते हैं, ये उनका काम है, वो करते रहे, इसलिए वो कोई आधार नहीं है उनकी बात का। जवाब में पूरी कांग्रेस बीजेपी के वारों पर पलटवार कर रही है। राहुल गांधी जी की बहुत ऊंची सोच है। इन मूर्खों को समझ में नहीं आएगा कि राहुल गांधी जी क्या कहना चाहते हैं। राहुल गांधी जी सही दिशा में हैं और अपने युग दृष्टा है। देश के लोगों को पता चलना चाहिए किसकी कितनी आबादी है। मुझे नहीं समझ में आता कि भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या परेशानी है। वैसे आपको बता दें कि जी न्यूज ने जब पड़ताल की तो साफ हुआ 2 साल पहले ही छत्तीसगढ़ की आदिवासी समाज की युवती रिया इक्का ने मिस इंडिया का खिताब जीता था। यानी राहुल के दावे तथ्यात्मक कम, सियासी ज्यादा दिखते हैं। फिलहाल इस मामले में सियासी जंग तेज होना स्वाभाविक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जाति जनगणना जो है और उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के एपिसेंटर में 2 सीटें हैं और इन 2 सीटों को लेकर अखिलेश यादव ने प्लान ई लॉन्च कर दिया है। इस प्लान का पहला रुझान यह है कि आज उत्तर प्रदेश की लड़ाई योगी वर्सेस अखिलेश से शिफ्ट होकर योगी वर्सेस अवधेश हो गई। अखिलेश यादव के प्लान ई की तस्वीर ये रही। पिछले कुछ दिनों से योगी आदित्यनाथ की चुनावी तैयारियों और बैठकों की तस्वीरें आ रही थी, लेकिन आज अखिलेश यादव की चुनावी मीटिंग की पिक्चर आई है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आज अखिलेश यादव ने अहम बैठक ली। इस बैठक में जिन 2 सीटों पर सबसे ज्यादा चुनौती दिख रही है, वहां से किसे लड़ाया जाए, इस पर चर्चा हुई। ये 2 सीटें हैं फैजाबाद की मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट। सूत्रों के मुताबिक मिल्कीपुर से फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद का टिकट फाइनल कर दिया गया है। वहीं कटहरी सीट पर एसपी सांसद लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को टिकट मिल सकता है। बेटे को टिकट मिलने की बात पक्की मानकर अवधेश प्रसाद ने ऐलान कर दिया है, ये चुनाव योगी बनाम अवधेश है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी हारी है और वहाँ की महान जनता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने इस बात का संदेश पूरे देश और दुनिया में दिया है कि इस देश में अब धर्म पर आधारित राजनीति नहीं चलेगी। अब राजनीति चलेगी आपसदारी की, भाईचारा की और संविधान बचाने की। अवधेश प्रसाद का कॉन्फिडेंस देखिए। यूपी उपचुनाव को योगी बनाम अखिलेश भी नहीं, योगी बनाम अवधेश की जंग बता रहे हैं। जबकि अयोध्या में गैंगरेप आरोपी मोहित खान को अवधेश प्रसाद का करीबी बताया जाता है और इसी मोहित खान के घर पर योगी का बुलडोजर एक बार नहीं 2 बार चल चुका है। मोहित और नवाब जैसे रेप आरोपी का नाम लेकर योगी पहले से ही समाजवादी पार्टी के खिलाफ तीखे तेवर दिखा चुके हैं। हम विकास लेकर के आए हैं, सुरक्षा का बॉर्डर देने के लिए आए हैं, हमने दिया है तो हम कह रहे हैं
लेकिन समाजवादी पार्टी का मॉडल क्या है? ये उनका मॉडल वही है जो मुजफ्फरपुर, जो आपने अभी कन्नौज में नवाब ब्रांड देखा है। अखिलेश यादव नवाब ब्रांड के टैग को हटाते हुए अवधेश प्रसाद को आगे कर रहे हैं। इस पूरी लड़ाई को योगी वर्सेस अवधेश बनाने की कोशिश है ताकि पीडीएफ फॉर्मूले का डायरेक्ट लाभ लिया जा सके, लेकिन सीएम योगी इस पूरी लड़ाई को महिला सुरक्षा और विकास की पिच पर लाने की कोशिश में है। विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। और देश दुनिया में करोड़ों सनातनी जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पूरी तरह से सजकर तैयार है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ यहां पहुंच चुके हैं। मथुरा आते ही मुख्यमंत्री योगी ने सौगातों की बौछार कर दी। योगी मथुरा आए तो चर्चा तेज हो गई कि क्या अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा का नंबर भी आने वाला है। कृष्ण नगरी में संस्कृति, कला और उत्साह का संगम दिख रहा है। भगवान का जन्मोत्सव शुरू हो चुका है। भक्तों का भगवान से साक्षात्कार हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ये जय घोष पूरे ब्रजभूमि पर गूंज रहा है। इन सब के बीच खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कान्हा का जन्मदिन मनाने मथुरा पहुंच चुके हैं। योगी मथुरा खाली हाथ नहीं, बहुत सारे उपहार लेकर आए हैं। उन्होंने मथुरा वृंदावन मार्ग चौड़ीकरण परियोजना का लोकार्पण किया। इसके साथ ही 596 करोड़ रुपए की 137 परियोजनाओं का लोकार्पण, 381 करोड़ रुपए की 38 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। सीएम योगी आज रात वेटरनरी विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में विश्राम करेंगे, जिसके बाद कल सुबह श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कान्हा का दर्शन करेंगे। सीएम पद की शपथ लेने के बाद आज 40वीं बार योगी आदित्यनाथ मथुरा लौटे हैं, तो वो संकल्प भी साथ लौटा है जो उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर लिया है। सबसे बड़ा संकल्प ये है कि अयोध्या की तरह मथुरा में भी श्री कृष्ण को उनकी जन्मभूमि पर विराजमान किया जाएगा। संकल्प ये है कि जिस तरह राम जन्मभूमि पर रामलला का भव्य मंदिर बनाया गया, उसी तरह श्री कृष्ण का भव्य मंदिर भी मथुरा में उसी स्थान पर बनाया जाएगा जहां कान्हा के जन्म का दावा किया जाता है। 25 अप्रैल 2024 मैनपुरी। अब हम लोग मथुरा की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। 8 फरवरी 2024 यूपी विधानसभा। हम सिर्फ 3 जगहों की मांग कर रहे हैं जो विशेष स्थान है। सनातन संस्कृति में श्री कृष्ण का अद्वितीय स्थान है। वो सुर असुर देव दानव सभी का उद्धार करने वाले हैं। कृष्ण वो सत्य हैं जिनके स्मरण मात्र से सभी शोक दूर हो जाते हैं। भगवान ने स्वयं वचन दिया है, वो अपने भक्तों का उद्धार करते रहेंगे। कन्हैया लाल जी का ये 5251वां जन्मदिन है। देश दुनिया में भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लग रहे हैं। पूरी दुनिया में उनके भक्त मौजूद हैं, लेकिन श्री कृष्ण जिस भूमि पर जन्मे वो आज भी पूर्ण रूप से उनकी नहीं है। भक्ति के रंगों में समाहित इस मथुरा नगरी में शाही ईदगाह मस्जिद भी मौजूद है। बताया जाता है कि ये वही मस्जिद है जिसका निर्माण औरंगजेब ने उस वक्त के विशाल श्री कृष्ण के मंदिर को तोड़कर करवाया था, जिसकी लड़ाई सैकड़ों वर्षों बाद भी जारी है। पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है, जिसमें 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्म स्थान और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। ये बंटवारा 1968 के समझौते के आधार पर हुआ है, लेकिन ये समझौता भी विवादों में है। पूरी 13.7 एकड़ जमीन का मालिकाना हक तो राजा पट्टनीमल से होते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पास आ गया, लेकिन 2.5 एकड़ जमीन के लिए सैकड़ों वर्षों से लड़ाई लड़ी जा रही है, जिस पर फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहस चल रही है। हिंदू पक्ष की तरफ से 17 मुकदमे दायर कर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। बीते साल 14 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि पूजा स्थल का एक ही समय पर दोहरा चरित्र नहीं हो सकता, इसीलिए धार्मिक चरित्र साक्ष्यों से ही निर्धारित करना होगा, जिसके बाद कोर्ट ने सर्वेक्षण कराने का आदेश दे दिया था। बीती 1 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले को सुनने योग्य माना था और फिलहाल सुनवाई जारी है। बीतते वक्त के साथ हिंदुओं की मांग सच साबित होती दिख रही है। इतिहास के पन्नों में दर्ज एक एक सच सामने आने लगा है। 500 सालों के संघर्ष के नतीजे दुनिया के सामने हैं। राम भक्तों को उनके प्रभु श्री राम मिल गए। रोजाना हजारों भक्त श्री राम के दर्शन कर रहे हैं।
सनातन संस्कृति के संरक्षण के साथ ऐतिहासिक धरोहरों को संवारने के लिए सरकार काम कर रही है। आस्था और विश्वास की डोर को मजबूत करते हुए तमाम धार्मिक स्थलों का विकास हो रहा है। ऐसे में क्या अगली जन्माष्टमी श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मनाई जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देश विदेश में इस वक्त कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी खुद श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे हैं और यहां आने से पहले सीएम योगी ने राज्य के सभी पुलिस थानों और जेलों में जन्माष्टमी का उत्सव मनाने का आदेश दिया है। योगी के इस आदेश के पीछे एक खास वजह है। दरअसल मथुरा के जेल में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए हर साल जेलों में भी ये उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर विशेष झांकियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और 20 दिन बाद कितना बदला बांग्लादेश, आज हम आपको इस पर अपनी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएं। लेकिन इससे पहले आज असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के उन खुलासों को बताते हैं जिससे आप हैरान रह जाएंगे। सीएम हिमंता के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदू अब भी संघर्ष कर रहे हैं, जबकि अब तक कई घुसपैठिए भारत में घुसपैठ करने में कामयाब हुए। और क्या खुलासे कर रहे हैं हिमंता, देखिए यह खास रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बाद कई हिंदू भारत में आने की कोशिश में जान तक गंवा चुके हैं या पकड़े जा रहे हैं। बांग्लादेश के बद से बदतर होते हालात पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा दावा किया है। हिमंता के मुताबिक हिंदू बांग्लादेश में संघर्ष कर रहे हैं, जबकि बांग्लादेश से हिंदू नहीं बल्कि घुसपैठिए आ रहे हैं। Hindus are fighting and staying in Bangladesh. Last 1 month we have not detected a single Hindu people, but we are arresting in last 1 month 35 Muslim influencers. हिमंता के मुताबिक बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठिए असम के जरिए कर्नाटक से बेंगलुरु और तमिलनाडु के कोयम्बटूर जाना चाहते हैं। इस बीच बांग्लादेश में कई जगह हिंदू पूरी हिम्मत दिखाते हुए जन्माष्टमी की तैयारी में जुट गए हैं। हम तो मनाएंगे किंतु लेकिन नहीं मनाएंगे तो कहेगा जे डर से नहीं मनाए। जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे। आज जी न्यूज आपको हिंदुओं के जज्बे और सर्वधर्म समभाव की वो मिसाल भी दिखा रहा है, जो कट्टरपंथियों के नफरत के बीच प्यार और भाईचारे का संदेश बांट रही है। ढाका में यहाँ चुपचाप ही सही जन्माष्टमी मनाने की तैयारी हो रही है। दरअसल तख्ता पलट के बाद हिंदुओं के पहले बड़े त्योहार जन्माष्टमी मनाने का फैसला लिया गया है। हालांकि इस बार डीजे नहीं बजेगा, रंगों की थोड़ी कमी भी रहेगी। कल जन्माष्टमी और जन्माष्टमी बांग्लादेश की कैसी रहेगी हम तस्वीरों के जरिए आपको बताते हैं, क्योंकि जो स्थिति बांग्लादेश में है उन स्थितियों के बीच में परिस्थिति के हिसाब से बांग्लादेश में जन्माष्टमी मनाई जाएगी। कैसे? शांतिपूर्वक ढंग से, ताकि शांति बनी रहे। हिंदू इस बात को समझ रहे हैं और इसीलिए जो मंदिरों के अंदर है, जहां बड़े आयोजन होना है, वहां अंदर तैयारी हो गई है। पर ज़्यादा तामझाम बाहर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि बांग्लादेश में इस वक्त बवाल चल रहा है। कहीं टकराव ना हो जाए, कहीं फिर से हिंसा ना भड़क जाए। लिहाजा बड़ी समझदारी के बीच में हिंदू जन्माष्टमी मनाने जा रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथी हावी हो चुके हैं, हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के हौसले को तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन जन्माष्टमी में एक तरफ जहां श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जाएगा, वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बीच एक नई उम्मीद भी जग रही है। ढाका से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और डॉक्टर बेटी के गुनहगारों पर सीबीआई का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। कोलकाता के हैवानियत कांड के 2 मुख्य किरदार सीबीआई के रडार पर सबसे ज्यादा दिख रहे हैं। पूर्व प्रिंसिपल के कई ठिकानों पर सुबह सुबह सीबीआई की टीमों ने छापेमारी की, जबकि हैवानियत का चेहरा बन चुका आरोपी संजय आज सीबीआई के सामने पॉलीग्राफ टेस्ट दे रहा था। इस टेस्ट के दौरान उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जो इस जघन्य रेप और हत्याकांड की कई अनसुलझी गुत्थियों से पर्दा उठाएगा। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और हैवानियत का चेहरा संजय रॉय पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। सुबह से हुई सीबीआई एंटी करप्शन ब्रांच की रेड के बाद से डॉक्टर संदीप घोष सुर्खियों में है।
सीबीआई की टीम ने करीब 14 जगहों पर छापेमारी की है। डॉक्टर संदीप घोष के अलग अलग ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। फॉरेंसिक अधिकारी देवाशीष सोम के घर पर भी छापेमारी हुई है, जबकि एक टीम हावड़ा में मेडिकल कॉलेज के ठेकेदार विप्लव सिन्हा के घर भी पहुंची। जानकारी के मुताबिक मामला डॉक्टर संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान संस्थान में हुई कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। इकोनॉमिक ऑफेंस का भी एफआईआर किया है सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने। इसके बाद ही सीबीआई ने आज कई जगहों पे छापामारी की है, जिसमें संदीप घोष के घर में सुबह 6:45 बजे पहुंच गया सीबीआई का टीम। यही वो घर है जहां पे 1.25 घंटे तक सीबीआई को बाहर वेट करना पड़ा, क्योंकि अंदर से संदीप घोष वो दरवाजा नहीं खोल रहे थे। दूसरी ओर हैवानियत का चेहरा बन चुका संजय रॉय अब सीबीआई के सामने एक सच कबूल कर रहा है, लेकिन बेहद ही शातिराना तरीके से। इसलिए उसका माइंड गेम समझने के लिए अब सीबीआई ने उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया है। आरोपी संजय रॉय का जेल के भीतर ही पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया है। घटना की रात मौजूद बाकी 5 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी सीबीआई ने शनिवार को किया है। कोलकाता के लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी में अभी तक संजय राय को मुख्य आरोपी माना जा रहा है। ये आरोपी संजय राय कोलकाता पुलिस के हिरासत में रहते हुए अपना जो दोष है वो कबूल भी कर लिया था, ऐसा सूत्रों का मानना है। इसके साथ साथ जो लेडी डॉक्टर का जब डेड बॉडी और मेडिकल रिपोर्ट सामने आया, उसके बाद से सीबीआई को उसके बात पर भरोसा नहीं है। सीबीआई का मानना है, सीबीआई को यकीन है कि संजय के दिमाग में उस रात का कुछ और सच भरा हुआ है। अब इस सच को निकालने के लिए जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले कल ही संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की टीम ने संजय रॉय और संदीप घोष के लिए सवालों की जो लिस्ट तैयार की, उसके 2 हिस्से हैं। संजय रॉय और संदीप घोष के जवाबों के सच और झूठ को समझने के लिए पहले हिस्से में उनके सामने सामान्य सवाल पूछे गए, जैसे क्या आपका नाम संजय रॉय है, क्या आप कोलकाता में रहते हैं, क्या वारदात वाले दिन आप हॉस्पिटल में ही थे, क्या आपको मोटरसाइकिल चलानी आती है, क्या आपने कभी झूठ बोला है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार कहा है कि पापियों के पाप का एक एक हिसाब किया जाएगा। हैवानियत से जुड़े एक एक आरोपी को अब बख्शा नहीं जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको कुदरत की बाढ़ लीला दिखाते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ इलाके इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं। मध्य प्रदेश में नदी के पास के पर्यटक स्थल इन दिनों खतरनाक है, क्योंकि वहां अचानक बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जा रहे हैं। गुना से ही ऐसा एक मामला सामने आया है, जहां 9 युवक पानी में फंस गए। दरअसल 9 युवक गुना के घोड़ा पछड़ा नदी के पास पिकनिक मनाने गए थे। सभी दोस्त मस्ती में डूबे थे, लेकिन तभी अचानक पानी का सैलाब आ गया और सभी वहां फंस गए। वीडियो में देख सकते हैं कि पानी किस तरह से तेज धार के साथ बह रहा है। वहीं ये 9 शख्स एक चट्टान पर चढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ये 9 युवक पानी में तब फंस गए जब डैम से पानी छोड़ा गया। इसके बाद वहां भगदड़ मच गई। वीडियो में देख सकते हैं कि सभी युवक एक चट्टान पर चढ़ गए और अपनी जान बचाई। ये बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर पाए, क्योंकि पानी से बाहर आने का रास्ता डूब चुका था। वहां मौजूद लोगों ने इन 9 युवकों को बचाने के लिए रस्सी भी फेंकी, लेकिन रस्सी के सहारे इन सभी का निकलना मुश्किल हो गया। काफी देर तक सभी लोग वहीं फंसे रहे। इसके बाद जब पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंची, तब जाकर सभी को रेस्क्यू हो सका। राजस्थान के भी कई इलाकों में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदियों को पार करने में जुटे हैं। 12 के सिसवाली कस्बे से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां एक बरसाती नाला पूरे उफान के साथ बह रहा है। नाला इस उफान के साथ बह रहा है कि उसमें पुलिया पूरी तरह से डूब गई है, लेकिन लोग इसी रास्ते को चुनकर दूसरी तरफ जाने का जोखिम उठा रहे हैं। देखिए कैसे ये लोग उफनते नाले पर बनी पुलिया से गुजर रहे हैं। पानी का बहाव भी ऐसा है कि अगर खुद का कंट्रोल छूटा तो सीधे नाले में बह जाना तय है। इस वीडियो को देखिए, कैसे एक बाइक को उफनते पानी में पुलिया के सहारे पार कराया जा रहा है। बाइक बह ना जाए, इसके लिए 3-3 लोग इसे पकड़कर पुलिया पार कराने में जुटे हैं। यहाँ प्रशासन ने नोटिस बोर्ड भी लगा रखा है,
इस पुलिया को पार ना करें, लेकिन इसके बावजूद लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही है, जो उनके लिए जोखिम भरा हो सकता है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। नासिक के गोदावरी में बाढ़ से कई घाट डूब गए हैं। वहीं इसके साथ छोटे बड़े मंदिर भी पानी में समा गए हैं, जिसकी तस्वीर भी आप साफ देख सकते हैं। ये नासिक का गोदा घाट है, जहां इस वक्त बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद से ये उफान के साथ बह रही है, जिसमें कई घाट डूब चुके हैं। वहीं जो भी मंदिर इसकी जद में आया है, वो भी पानी में समा गया है। मैं अभी नासिक के गोदा घाट परिसर में हूँ। यहाँ पे जो देखा जाए तो गोदावरी नदी को बाढ़ आ गई है। इसमें से जो गोदा घाट के परिसर में जो मंदिर है, वो छोटे बड़े मंदिर पानी के नीचे चले गए हैं। पूर का बांध का जो इंडिकेटर समझने वाला दूतोंडा मारुति है, उसके हाथों तक पानी आ गया है। इसकी वजह से जो नदी काट के जो गांव है, उनको अलर्ट मोड पे रखा गया है। नासिक में हालात ये तब पैदा हुए जब गोदावरी नदी में डैम से 8000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद पूरी गोदावरी नदी उफान के साथ बहने लगी और घाटों को डुबाते हुए आगे बढ़ते चली गई। ये तस्वीरें गुजरात की है। गुजरात में भारी बारिश के बाद कई जिलों में सैलाब जैसे मंजर है। गुजरात के आणंद में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं वापी में भी नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। सड़कों का तो बुरा हाल हो रखा है। गुजरात के आणंद की ये तस्वीर डराने वाली है, जहां भारी बारिश के बाद सड़कों पर बाढ़ का पानी बहता दिखा। वीडियो देख सकते हैं कि सड़कें दरिया बन चुकी हैं और पानी की धार ऐसी है कि किसी को भी ये पानी बहा ले जाए। और भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अब अगले साल धरती पर वापस आएंगी। नासा ने बताया है कि जिस स्पेसक्राफ्ट से वो गई थी, अब उससे वापस आना मुमकिन नहीं है। और इसीलिए अब सुनीता विलियम्स और उनके साथ ही एस्ट्रोनॉट बुश विल्मोर एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से धरती पर वापसी करेंगे, लेकिन उनकी वापसी में कई महीनों का वक्त लग जाएगा। नासा के मुताबिक जिस स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से सुनीता और साथी एस्ट्रोनॉट को भेजा गया था, उससे उनकी वापसी संभव नहीं। अब अगले साल फरवरी महीने में दोनों की वापसी होगी। जिस मिशन के लिए सुनीता विलियम्स स्पेस में गई थी, वो एक क्रांतिकारी मिशन था। इसके तहत एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाया जाना था, लेकिन इसकी पहली उड़ान ही फेल हो गई। मिशन के लिए दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने 5 जून को अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। दोनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 8 दिन रिसर्च करने के बाद पृथ्वी पर वापस आना था। बताया गया कि स्पेसक्राफ्ट को दिशा देने वाले थ्रस्टर्स में हीलियम गैस लीक हो गई। इसके बाद 5 थ्रस्टर्स बंद हो गए। अब जाते समय ही इतनी परेशानियां पैदा हो गई, तो जाहिर है कि उस स्पेसक्राफ्ट से वापसी तो संभव नहीं है। इसीलिए अब सुनीता विलियम्स की वापसी के लिए साल 2025 का इंतजार किया जाएगा। यानी सुनीता और साथी एस्ट्रोनॉट को स्पेस में 8 महीने बिताने पड़ेंगे। Z News.